सो लास्ट में कौन सा क्वेश्चन पढ़े थे हम? 20 ओके 27 पढ़ लिए ना? 28 व्हाट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर द व्हीकल्स? व्हीकल्स के लिए स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा? तो जब आप मान लो कि कोई कार, स्कूटर, बाइसिकल ड्राइव कर रहे हो एंड व्हेन यू थिंक टू अप्लाई द ब्रेक, और आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया, उसके बाद भी डिस्टेंस मूव करता है, बाइसिकल, मोटर व्हीकल्स या कार जो भी है, थोड़ा डिस्टेंस मूव करेगा, तो दैट डिस्टेंस मूव बाय दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको? स्टॉपिंग डिस्टेंस। आया समझ में? सो व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ मूविंग व्हीकल्स, डिस्टेंस it travels before stopping, that is called which distance? Stopping distance। जो कल हमने फॉर्मूलाज निकाले थे ना, 3 फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को यूज करके हम स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा वो फाइंड कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, सपोज वेलोसिटी ऑफ मूविंग व्हीकल इज v0 आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जब कम होता है ना तो नेगेटिव में बताया जाता है, मतलब सॉरी मैं मिस्टेक, वेलोसिटी अगर कम हो रही है ना तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है, तो हम उसको रिटार्डेशन मोशन भी बोल सकते हैं, जिसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव आता हो, वेलोसिटी कम हो रही है। तो रिटार्डेशन कितना हो गया भाई? माइनस है। एंड डिस्टेंस ऑफ स्टॉपिंग, मतलब माय मिस्टेक, डिस्टेंस ऑफ स्टॉपिंग, स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा? ds, d फॉर डिस्टेंस, s फॉर स्टॉपिंग। तो हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाने वाला है? 0। तो ए वाला फॉर्मूला था हमारा मोशन का, v स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इक्वल टू 2x। इसमें v की जगह पे क्या पुट करूंगा? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? v0, 2 का 2, एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव होगा, माइनस, और x कितना डिस्टेंस शिफ्ट करेगा वो? ds। तो पहले तो a माइनस और a माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो v जीरो स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 2a ds। मुझे स्टॉपिंग डिस्टेंस ds चाहिए, तो 2a कहाँ चला जाएगा? नीचे। आया समझ में? यस और नो? अब मानो कि ये बड़ा सा ऐसे स्ट्रेट रोड है ना? है ना? और यहाँ पे हमारा क्लास है, चलो ना छोड़ो, टेम्पल ले लेते हैं। टेम्पल है तो यहाँ ए पिलिंग्रिम प्लेस हो गया, यहाँ पे बम्प बना दिया, बराबर? यस और नो? बट फिर भी यहाँ पे लोगों का आना जाना है क्रॉसिंग पे, इस रोड पे, तो इससे कुछ आगे, कितने डिस्टेंस पे आगे एक प्लेट लगी होगी, क्या लिखा होगा? ऐसा कुछ देखा है आप लोगों ने? आइए ना, जब स्कूल आती है, हॉस्पिटल आता है, ऐसे टेम्पल आता है रोड पे, तो इन लोगों ने क्या किया पता है? उन्होंने यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मेजर कर लिया। व्हाट इज दैट? तो ds मिल गया। उनको पता होता है कि नॉर्मली अगर लोअर से लोअर कैटेगरी की कार है ना, तो कितना फोर्स या कितना रिटार्डेशन क्रिएट हो सकता है। मगर मान लो कि किसी कार के पावरफुल ब्रेक सिस्टम है, तो एक्सीलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, माइनस से ज्यादा होगा, तो जल्दी से कार स्टॉप हो जाएगी अगर पावरफुल ब्रेक्स है तो। पर वो लोग मान के चलते हैं, जो रोड कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं ना, वो मान के चलते हैं कि सबकी गाड़ी भंगार है, ओके, और सबका काम करने वाला ही नहीं है ब्रेक, और थोड़ा थोड़ा करेगा, तो उस हिसाब से लोअर वैल्यू लिया जाता है ए का। वो ए का वैल्यू मिल गया, एस मिल गया, तो क्या फाइंड कर सकते हैं? और वो v0 यहाँ पे डाल दिया जाता है। कहने का मतलब ऐसा है कि ये परमिसिबल स्पीड है, अगर आप ये 30 पे रखोगे तो आप इसके बिटवीन कहीं पे भी स्टॉप हो सकते हो, अगर सडनली कोई ऑब्जेक्ट बीच में आ जाएगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, बात क्लियर हुई? आया ना? तो अगर v0 स्पीड है और a इज द रिटार्डेशन है, तो हम ds फाइंड कर सकते हैं। a इज द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन एंड इट इज अ कांस्टेंट, एंड दस स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। यहां से d इज प्रोपोर्शनल टू v0 स्क्वायर। अगर आपको बोला गया है कि 30 इज अ परमिसिबल स्पीड और आप 60 पे जा रहे हो, मतलब कि आप उतने कम डिस्टेंस में ब्रेक नहीं लगा पाओगे, 4 टाइम स्टॉपिंग डिस्टेंस चाहिए। अगर मेरा स्पीड 30 है, तो मानो कि मेरा डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर कवर होता, सेम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के लिए 1 मीटर के बाद मेरा स्टॉप हो जाता। बट अगर वही स्पीड मेरा 30 था ना, उसके यहाँ पे 60 हो जाता है, तो मेरा स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 मीटर हो जाएगा। ओके, वैसे 1 मीटर बहुत छोटा था, 1 किलोमीटर रखते हैं, 4 किलोमीटर रखते हैं, तो 1 किलोमीटर का सीधा कितना हो जाएगा? 4। स्पीड डबल होने से स्क्वायर से बढ़ता है, 2 का स्क्वायर, यानी कि कितना टाइम स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगा? 4 टाइम। आया समझ में? इसलिए डबल स्पीड करने से स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम होता है, डबल भी नहीं होता है, 4 टाइम। 2 किलोमीटर नहीं, 4 किलोमीटर स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगा। इसीलिए जब स्पीड बढ़ाते हो तो थोड़ा ध्यान से।
जब व्हीकल्स वगैरह ड्राइव करते हो, स्पीड बढ़ाते हो तो थोड़ा ध्यान से करना चाहिए। दिमाग में रखना चाहिए कि स्टॉपिंग डिस्टेंस अगर स्पीड डबल करने से 30 की जगह पे 60 पे जाने से स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना टाइम हो जाता है, 4 टाइम ज्यादा हो जाता है, सेम बाइक या सेम व्हीकल्स के लिए, है ना। तो ध्यान रखना है। व्हाट विल बी द स्टॉपिंग डिस्टेंस इफ इनिशियल वेलोसिटी, और मेरे बता ही दिया, देखो आया ना, व्हाट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस इफ इनिशियल वेलोसिटी इज, तो मैंने बता दिया कितना टाइम्स होता है, 4 टाइम। देखो कैलकुलेट करके दिया है, ds इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ए रिलेशन से हम ds2 अपन ds1 मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस एट सेकंड टाइम डिवीजन में स्टॉपिंग डिस्टेंस एट फर्स्ट टाइम। तो सेकंड टाइम पे जो वेलोसिटी था ना वो v02 का स्क्वायर, और फर्स्ट टाइम पे वेलोसिटी था वो v01 का स्क्वायर। यहाँ पे v02 है वो हमने v01 का डबल ले लिया है, पहले वाले वेलोसिटी का डबल करना है और उसका क्या आएगा स्क्वायर, v02 का स्क्वायर, कहने का मतलब सेकंड टाइम पे वेलोसिटी का स्क्वायर, जो पहले वाले से कितना ज्यादा है, 2 टाइम। और नीचे क्या है, v01 का स्क्वायर, तो v01 स्क्वायर कट हो जाएगा, बट 2 का स्क्वायर बाकी बच जाएगा, दैट इज हाउ मच, 4। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बिकम 4 टाइम। ऑन व्हाट फैक्टर डज द स्टॉपिंग डिस्टेंस डिपेंड, स्टॉपिंग डिस्टेंस जो किस पे डिपेंड्स करता है, तो अभी हमने फॉर्मूला में देखा, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आया, ds इक्वल्स टू v0 स्क्वायर अपन 2 है, तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी, एंड नंबर 2 कैपेसिटी ऑफ अप्लाइड ब्रेक। मैंने बोला ना ब्रेक से क्या क्रिएट होगा, रिटार्डेशन ए, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, अगर ब्रेक पावरफुल है तो ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा, तुरंत गाड़ी चिपक जाएगी, है ना। अपने बाइसिकल में एक्सपीरियंस किया होगा, अगर हमने सर्विस कराई है बाइसिकल की, ब्रेक बंद मस्त है, पीछे के जो डट्टे ब्रेक लाइनर्स कंप्लीट नए नए हैं तो दबादब मजा आता है चिपकाने में टायर को, ओके। बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जाता है वो चिपकता नहीं है, और कभी कभी तो हम चिपक जाते हैं, है ना। हुआ होगा भाई, मैं सबसे ज्यादा एक्सीडेंट बाइसिकल से किया हूँ, मैंने वैसे किसी का एक्सीडेंट नहीं किया है, बट मेरे साथ बाइसिकल का एक्सीडेंट हुआ है, मतलब मैं बाइसिकल चला तो एक्सीडेंट कंफर्म है। क्यों, क्योंकि स्लो जाना तो पसंद नहीं है ना, ऐसे पैंडल करके खड़े होके करते। एक बार तो मैं, एक स्कूल के मैम जा रहे थे, पीछे पैंडल लेके चले रोड पे फिसल गया है ना, तो वो सारे फ्रेंड्स ने फिर पहुंचाया मेरे को घर ना। तो ऐसी बातें है भाई, सॉरी, एक बार तो मुड़ना था, स्टॉपिंग डिस्टेंस का ख्याल रहा नहीं, है ना, और सडनली टर्न ले लिया, तो सबसे ज्यादा बाइसिकल लेके गिरा हूं मैं। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का ख्याल रखना चाहिए, बट उस वक्त मुझे पता नहीं था ना, मैं 10th में पढ़ रहा था, ओके, ये तो 11th में आया। चलो नाउ अब समझते हैं, ठीक है सुना मैंने तेरा बात, ओके। तो व्हाट इज द रिएक्शन टाइम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिएक्शन टाइम। रिएक्शन मतलब क्या, मानो कि हम सारे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में आ जाते हैं ना, तो हमारा माइंड कैसे एक्ट करता है उसको रिएक्शन टाइम बोलते हैं। सपोज सामने अगर मान लो कि हम जा रहे हैं, पता है कि परमिसिबल स्पीड से बहुत ज्यादा स्पीड पे जा रहे हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस कम है, तो अब मैं कैसे रिएक्शन, मेरे माइंड में कैसे एक्टिविटी होगी ताकि मैं उस ऑब्जेक्ट को अवॉइड कर सकूं, ना मुझे कोई हर्ट हो ना उनको कुछ इंजरी आए, ओके। तो हर एक का रिएक्शन टाइम अलग अलग होता है, सबका थिंकिंग कॉम्प्लिकेटेड, थिंकिंग इज द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, बायोलॉजिकली अगर सोचे तो इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, और सबका थिंकिंग सेम नहीं होता है। अगर सबका थिंकिंग सेम होता तो रूल्स भी सबके एक जैसे ही होते और सब फॉलो भी होते, लेकिन मैं कुछ रूल बनाता हूँ, कुछ फॉलो करेंगे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि थिंकिंग इज डिफरेंट। तो रिएक्शन, किसी चीज को सडनली देखने के बाद रिएक्ट करने का टाइम भी सबका क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो आप अपना रिएक्शन टाइम निकाल सकते हो, जितना रिएक्शन टाइम कम होगा ना उतना आपका दिमाग शार्प है, आप कॉम्प्लिकेटेड चीजों को जल्दी से हैंडल कर पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं क्या करूंगा, मेरे हाथ में ऐसे स्केल लूंगा और इस स्केल का 0 पॉइंट में ऐसे रखूंगा, 2 उंगली और मतलब थंब और फिंगर्स के बीच में, गॉट इट, आया ना। अब फिर मैं इसको छोड़ दूंगा, पकड़ लूंगा, तो वो नीचे गया, बट मैं हूंगा तो ऐसा करूंगा क्योंकि मुझे पता है जब मैं छोड़ूंगा तो पकड़ लूंगा तुरंत। इसलिए ए वाला एक्सपेरिमेंट वैलिड नहीं है, वैलिड तो तब है बेटा जब मैं पकड़ के खड़ा हूं ऐसे करके स्केल, और आपको ऐसे करके खड़ा रहना है, और मैं कब छोड़ूंगा वो आपको पता नहीं है और आपको पकड़ना है। आया समझ में, आप खुद कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। अब आपको इससे क्या आइडिया आएगा, 0 वाला नीचे था उसको लाइन में रखा था हमने, 0 वाले को नीचे को लाइन में रखा था, हाँ या ना, बराबर। या तो फिर ऐसा नहीं कर सकते तो आप किसी रेफरेंस को ले सकते हो,
मानो कि आपका हाथ वॉल के कुछ लाइन पे रख सकते हो और उससे ऊपर, बराबर, बट मेन चीज ऐसे ही रहेगी, जीरो के कांटेक्ट में रखो तो फिर जैसे वो छोड़ेगा तो कुछ सेंटीमीटर वो नीचे गया, मतलब कि उसने ट्रैवल किया है, जीरो था, जीरो से ऐसे ट्रैवल करके आया, बड़ी स्केल होगी 30 सेंटीमीटर का तभी एक्सपेरिमेंट हो पाएगा, तो मानो कि 20 सेंटीमीटर नीचे गया, तो उसने कितना नीचे गया, वो 20 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय देम वो कितना हो गया 20, वी जीरो कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मैं इसको जस्ट छोड़ रहा हूं, है या ना, यस और नो, और उसके लिए जी कितना होगा -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर मैं नीचे की ओर माइनस ले रहा हूं तो इसको भी माइनस लेना पड़ेगा, माइनस माइनस, करेक्ट, तो मेरे पास डी है, वी है और जी है, मैं किसको फाइंड कर, वी मतलब वी जीरो है, तो मैं किसको फाइंड कर सकता हूँ, टाइम को फाइंड कर सकता हूँ कि नहीं, x इक्वल्स टू वी जीरो टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, इसमें x की जगह पे क्या रखूंगा d, वी जीरो तो जीरो है, ये तो कैंसिल ही हो गया, 1/2 AT स्क्वायर, मतलब मुझे t चाहिए ना, t, तो मुझे t स्क्वायर का क्या फॉर्मूला मिल जाएगा 2x अपन a जो 2 है वो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, a नीचे, तो x मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो -20 रखूंगा, तो 2 इंटू -20, और डिवीजन में क्या है -9.8, मैं अभी के लिए -10 ले रहा हूं जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, आया समझ में, तो व्हेन आई टेक इट -10 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ए 2 आ गया, आंसर हो गया 4, टी का स्क्वायर 4, यानी कि हाउ मच माई रिएक्शन टाइम, टी स्क्वायर 4 हो गया है ना, तो टी कितना हो गया 2 सेकेंड, आया समझ में, ऐसे हर एक का रिएक्शन टाइम ढूंढना है, हाँ एक्सपेरिमेंट एक ही बार करना है, ऐसा नहीं कि फिजिक्स को 3 बार एक्सपेरिमेंट करे, फिर तो पक्के हो जाते हो आप उस चीज के लिए, अगर सेकंड बार आपको करना है तो 2-3 वीक के बाद, जब दिमाग में ऐसे कोई मैसेजेस नहीं है, इसको पकड़ना है, गॉट इट, रिएक्शन टाइम मिल सकता है, so driver of moving vehicle has to apply brake instantly to avoid accident, उसको थोड़ी ना पता था कि एक्सीडेंट हो ही जाने वाला है, या हमें थोड़ी ना पता होता है आगे कुछ आ गया, हमें अवॉइड करना होता है उसको, ड्राइवर को, इफ एनी पर्सन और अनदर व्हीकल्स और एनी ऑब्स्टेकल्स इज देयर इन अ पाथ, वो सडनली आता है, गॉट इट ना, सो द टाइम टेकन टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, जब वो देख जाता है वहां से उस सिचुएशन से बाहर आने का जो टाइम है ना, उस टाइम को, और एंड देन टू इंप्लीमेंट दैट एक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम, मानो कि मैं कार ड्राइव कर रहा हूं, ओके, और मैंने सडनली मेरे सामने कोई ऑब्स्टेकल देख लिया, तो जब से देखा मेरे माइंड में थिंकिंग चालू हो गया, क्या करूं, राइट लू, लेफ्ट लू, बट लेफ्ट में तो ऑटो है, राइट लू, राइट में बाइक वाला है, ब्रेक लगाओ पीछे भी एक है, सब सोचना पड़ता है, मैं ब्रेक लगाऊं तो पीछे वाला ठोकेगा, सडनली ब्रेक लगाएंगे, क्योंकि सब हाईवे पे तो दबादब जाते हैं, आपने देखे भी होंगे मोबाइल में वीडियोस, एक ब्रेक लगाता है पीछे लाइन लग जाती है ना, और मैंने बड़ौदा हाईवे पे भी काफी बार देखा हुआ है, सो द थिंग इज, ये सब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को सोचना, सोचने के बाद इंप्लीमेंटेशन आना कि यस तू ये एक्शन कर ताकि तू बच जाएगा, सामने वाला भी बच जाएगा, या तो ये एक्शन कर जिसमें नुकसान तो होगा लेकिन कम होगा, ओके, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस में आ जाता है कि नुकसान तो होने ही वाला है, फिक्स है लेकिन कम हो, तो ये इंप्लीमेंटेशन होने के बाद जब मैं ब्रेक वगैरह अप्लाई करता हूं, सो दैट इज माई रिएक्शन टाइम, टोटल प्रोसेस का टाइम जो है वो रिएक्शन टाइम, ऑन व्हाट द रिएक्शन टाइम डिपेंड्स, रिएक्शन टाइम किस पे डिपेंड्स होता है, सिचुएशन एंड द पर्सन, एक तो सिचुएशन पे डिपेंड है, पर्सन बहुत ही क्लेवर है लेकिन अब सिचुएशन ही ऐसी आ गई कि ना वो आगे पीछे लेफ्ट राइट कहीं पे भी नहीं ले सकता, तो मतलब समझ लो कि नुकसान तो होने ही वाला है, तो उसमें उसको थिंक करने में टाइम लगेगा, रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा, आया समझ में, दूसरा सिचुएशन सेम है लेकिन कोई एक पर्सन जल्दी से टाइम एक्ट कर लेगा और एक पर्सन थोड़ा टाइम लेगा, तो वो रिएक्शन टाइम पर्सन पे भी डिपेंड है, बात क्लियर हुई, एक्सप्लेन द रिलेटिव वेलोसिटी इट्स 2 केसेस, तो ये रिएक्शन टाइम का बस इतना सा ही था, ओके, आपकी बुक में ये वाला एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, आप पढ़ लेना, जो जरूरी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए दिया नहीं गया है, बाकी ये स्केल वाली एक्टिविटी दी गई है जो मैंने आपको वर्बली बता दी। अब मेन कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स में हमें पढ़ना है दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी एंड इट्स केसेस, ओके, रिलेटिव वेलोसिटी और उसके केसेस को हमें पढ़ना है, जैसे कि 2 ऑब्जर्वर्स एंड 1 मूविंग ऑब्जेक्ट, सबसे पहला केस ऐसा है जिसमें ऑब्जर्वर कितने हैं 2 और मूविंग ऑब्जेक्ट कितना है 1, ये तो वो झील वाला एग्जांपल नहीं हुआ, झील ट्रैवल कर रहा था और उसको हिदायत भी ऑब्जर्व कर रहा था और मैं बाहर से ऑब्जर्व कर रहे थे, एक मनदीप था जो अंदर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा था, ओके, तो मनदीप एक ऑब्जर्वर, मैं और हिदायत का ग्रुप एक ऑब्जर्वर, 2 ऑब्जर्वर, और मूविंग करने वाला ऑब्जेक्ट सिर्फ कौन है, झील, एक बात उनको ही समझ में आएगी जो पहले लेक्चर में बैठे थे, याद है ना सबको, झील का एग्जांपल दिया था बस वाला, गॉट इट ना, तो ऐसा ही केस है, तो लिसन केयरफुली,
लेट द ए बी द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एसोसिएटेड विद द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। मैंने बोला फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो जिस सिचुएशन में ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन करता है किसी किसी रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। जैसे मैं और हिदायत ग्राउंड पे खड़े थे, झील बस में बैठा था, मनदीप बस में बैठा था, हम झील के मोशन का स्टडी कर रहे थे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ग्राउंड हमारे लिए क्या हो गया, रेफरेंस फ्रेम। और मनदीप बस में बैठे बैठे झील के मोशन का ऑब्जर्वेशन कर रहा था, तो बस मनदीप के लिए क्या हो गई, रेफरेंस फ्रेम। बात समझ में आ रही है? तो मान लो कि हम, ये तो हमारे वर्बली समझने के लिए एग्जाम्पल को, बट यहाँ पे क्या है, तो मान लो कि कोई ए है, रेफरेंस फ्रेम है, ए बी द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एसोसिएटेड विद द पर्सन विच इज स्टैंडिंग ऑन द व्हाट, ग्राउंड। ओके, तो एक रेफरेंस फ्रेम ए है जिसके एक्सिस देखो वाई ए एंड एक्स ए। रेफरेंस फ्रेम के एक्सिस होते हैं ना फिजिक्स में, तो एक कार्टेशियन सिस्टम्स होता है ना पूरा, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ए रेफरेंस फ्रेम के लिए उसको हमने क्या नाम दे दिया, एक्स ए एंड वाई ए। ओके, बी इज द रेफरेंस फ्रेम एसोसिएटेड विद द ट्रेन मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे हमने झील को बस में बिठाया था ना, वैसे इन लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को ट्रेन में रखना है, इसलिए वापस दूसरी रेफरेंस फ्रेम कौन सी हो गई, ट्रेन। और ट्रेन का रेफरेंस फ्रेम कौन सा हो गया यहाँ पे, तो वाई बी एक्सिस एंड एक्स बी, और उसका ओरिजिन ओ डेस, पहली रेफरेंस फ्रेम का ओरिजिन ओ। बट यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर दिया गया है पता है, कि एक्स एक्सिस दोनों एक ही है, देखो एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है वो मर्ज ना हो, बट सिंपल केस बनाने के लिए एक्स एक्सिस को क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, दिख रहा है कि नहीं, और सिर्फ वाई एक्सिस सेपरेट हो रही है। बात क्लियर हुआ, है या ना? ओके, और एक्स एक्सिस जैसे हम पढ़ना चाह रहे हैं, जिस सिचुएशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें सेम होगा ही होगा। कैसे? जस्ट फॉर एग्जांपल, ट्रेन मूव कर रही है, वो भी मानो कि राइट टू लेफ्ट जा रही है, तो वो ट्रेन में बैठे हुए बंदे के लिए भी राइट टू लेफ्ट ही जा रही है और मेरे लिए भी, इसीलिए एक्स एक्सिस तो कॉमन हो गई ना। आया समझ में? चलो, बोथ द रेफरेंस फ्रेम्स आर इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके समझना, इनर्शियल फ्रेम का मतलब ऐसा होता है कि जो टाइम के साथ चेंज नहीं होते। ओके, एंड फ्रॉम द फिगर, अगर आप फिगर में देखो तो अब मैं किसी पॉइंट पी को डिस्क्राइब कर रहा हूं, ए पॉइंट पी का पोजीशन रेफरेंस फ्रेम ओ के ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओ के रिस्पेक्ट में पोजीशन ऑफ पी यानी एक्स पी विथ रेफरेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा, एक्स पी ए। पॉइंट पी का पोजीशन कौन से रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, ए, जो ओरिजिन ओ से डिसाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स पी ए। लाइक वाइज माई डियर स्टूडेंट्स, की ए जो पॉइंट पी है उसका पोजीशन बी रेफरेंस फ्रेम के कंपेयर में, जो ट्रेन थी उसका ओरिजिन कौन सा था, ओ डैश, तो वो क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ पी विथ रेफरेंस फ्रेम बी। आया समझ में? और व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ओ डैश, यानी कि रेफरेंस फ्रेम बी विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम ए, तो हम क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम बी विथ रेफरेंस टू ए। आया समझ में? व्हाट इज सजेस्ट, पोजीशन ऑफ पी विथ रेफरेंस टू ए। व्हाट इज दिस सजेस्ट, पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू या विथ रेफरेंस टू बी, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम बी विथ रेफरेंस टू ए। तो अब फिगर से अपने को इतना पता चलेगा कि एक्स बी ए प्लस एक्स पी बी करो तो आपको टोटल एक्स पी ए मिलेगा, है या ना? तो इसीलिए लिखा है कि फ्रॉम फिगर एक्स पी ए इक्वल्स टू एक्स पी बी प्लस एक्स पी ए। आया समझ में? यानी कि पोजीशन ऑफ पी विथ रेफरेंस टू ए इज नथिंग बट पोजीशन ऑफ पी विथ रेफरेंस टू बी। अगर मानो कि मैं पोजीशन पी ए के रेफरेंस में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं मैं पोजीशन ऑफ पी विथ रेफरेंस टू बी, तो मुझे इसके अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा, बी का क्या पोजीशन है ए के रेफरेंस में। आया समझ में? इन शॉर्ट ये दो बी है ना, वो कट हो जाएगा और एक्सपी ए मिल जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, मानो कि मैं यहाँ पे ए सी लेता हूं प्लस मैं यहाँ पे सी डी लेता हूं, तो वो मुझे आंसर देगा एक्स ए डी। ये सी सी कॉमन होना चाहिए। आया समझ में? जस्ट मैंने अनदर फॉर्म लिखा। व्हाट इज दिस, कि ए का पोजीशन डी के रेफरेंस में, दैट इज नथिंग बट ए का पोजीशन, ठीक है। अगर मुझे ए का पोजीशन डी के रेफरेंस में फाइंड करना है, लेकिन मुझे पता नहीं क्या है, बट मुझे इतना पता है कि ए का पोजीशन सी के रेफरेंस में क्या है, तो मैं वो ले लूंगा। बस मुझे दूसरा कौन सा क्वांटिटी चाहिएगा, सी का पोजीशन किसके रेफरेंस में, डी। अगर ये दो क्वांटिटी है तो मैं मिला के ए का पोजीशन डी के रेफरेंस में फाइंड कर सकता हूं। आया समझ में? तो हमें एक्चुअली में इसकी जरूरत नहीं थी, मैंने इसका जनरलाइजेशन फॉर्म बताया। नाउ अगर मैं इसको डी बाई डी टी डेरिवेशन करता हूं, मैथमेटिक्स में ऐसा होता है कि इस साइड डेरिवेशन किया
तो इस साइड भी डेरिवेशन करना है, लेफ्ट हैंड साइड किया तो राइट हैंड साइड भी करना है, और हर एक टर्म का करना है। डी बाई डी टी यहां पे भी करना है, डी बाई डी टी। तो dx बाई डी टी वेलोसिटी होता है, क्या होता है? तो x को dx बाई डी टी वेलोसिटी होता है। अब ये तो चेंज होने वाला नहीं है, वो तो रेफरेंसेस शो कर रहा है ना कि p का पोजीशन a के रेफरेंस में, तो वेलोसिटी भी ऐसा होगा, p का a के रेफरेंस में। a भी वेलोसिटी हो गया p का b के रेफरेंस में, a भी वेलोसिटी हो गया b का a के रेफरेंस में, तो वापस वही हुआ vpa। इसका हो गया vpb, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे x से आना चाहिए vba। ओके, अब इसमें मगर मान लो कि मुझे vba फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? vba, तो vpb उधर चला जाएगा, तो vba इक्वल्स टू vpa माइनस vpb। कहने का मतलब वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस फ्रेम b with respect to reference frame A, that is equals to velocity of point या object P with reference to A minus velocity of object P with reference to B। आया समझ में? दूसरी तरह से समझना चाहते हैं, velocity of reference frame B यानी ट्रेन with respect to ground यानी A, that is nothing but velocity of that particle या object with respect to ground माइनस वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू या विथ रेफरेंस टू ट्रेन। ओके, ग्राउंड के रेफरेंस में पार्टिकल का वेलोसिटी क्या था और ट्रेन के रेफरेंस में वेलोसिटी क्या था, वो दोनों का माइनस करेंगे तो आपको ट्रेन का ग्राउंड के रेफरेंस में क्या वेलोसिटी है वो मिलेगा। आया समझ में? अगेन इतना ज्यादा लॉजिकली सोचना नहीं रहेगा न्यूमेरिकल में, बट ये थ्योरी है तो हर एक टर्म का मतलब होना पता होना चाहिए। तो वो जो चीजें मैंने बताई वो यहाँ पे है, VPA यानी कि P का वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम A, P का वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम B एंड BA रेफरेंस फ्रेम B का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम A। आया समझ में? ये तब की बात हुई केस 1 जब हमारे 2 ऑब्जर्वर थे और मूविंग ऑब्जेक्ट कितना था? 1। अब अगर हमारे ऑब्जर्वर जो है वो 1 हो, कितना हो? 1, और मूविंग ऑब्जेक्ट कितने हो? तब की बात सोचते हैं। तो सपोज पार्टिकल A एंड B आर इन अ मोशन, मतलब मैं ऐसे बस खड़ा हुआ हूं जंक्शन पे, रोड जंक्शन में मैं खड़ा हूं और हिदायत और झील दोनों निकल रहे हैं, और हिदायत के पास भाई बड़ा सा स्कूटर है और झील के पास बड़ी सी साइकिल है, बड़ी वाली। ओके, तो एक बात तो फिक्स है, हिदायत धूम करके निकल जाएगा, मतलब कि द स्पीड ऑफ हिदायत विथ रेफरेंस टू मी इज मोर एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ झील विथ रेफरेंस टू मी, क्योंकि रेफरेंस तो मैं ही हूं ना, मैं ही ऑब्जर्व कर रहा हूं। ऐसे केस को हमें स्टडी करना है। तो क्या होगा? तो मान लो कि 2 पार्टिकल्स है A एंड B, जो रेफरेंस फ्रेम एक ही है क्योंकि ऑब्जर्वर एक है। ओके, रेफरेंस फ्रेम एक ही है, देखो एक्स एंड वाई एक्सिस दिख रहा है फिगर में, एक ही रेफरेंस फ्रेम, गॉट इट। और उसमें रेफरेंस पॉइंट ऑलवेज क्या होता है? ओरिजिन O। तो रेफरेंस फ्रेम O एंड एक्स वाई, एंड दूसरा रेफरेंस ओ एक्स वाई ले सकते हो या तो फिर ओ वाई जेड, कोई एक ही लेना पड़ेगा, गॉट इट। तो दो एंड की जगह पे क्या आएगा? और आ सकता है इन अ ग्राउंड। तो रेफरेंस फ्रेम एक ही है एंड दैट इज नथिंग बट ग्राउंड। नाउ सपोज द वेलोसिटी ऑफ 2 पार्टिकल्स A एंड B रिस्पेक्टिवली VA वेक्टर एंड VB। वैसे लिखना हो तो VAG लिखना पड़े, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन ग्राउंड इज नॉर्मली सबके लिए रेफरेंस होता है, यस और नो, एंड दैट्स व्हाई वी कैन एलिमिनेट इट, और सीधा क्या लिखते हैं? VA। तो बात समझ में आया? अगर अदर देन ग्राउंड होता है तो आपको उस रेफरेंस फ्रेम को शो करना ही पड़ता है, बट जब ग्राउंड होता है तो रेफरेंस फ्रेम को शो करने की जरूरत, और जब शो नहीं किया है तब आपको खुद ब खुद समझ लेना है वो रेफरेंस फ्रेम कौन सा है? ग्राउंड है। आया समझ में? तो VA का क्या मतलब होगा? वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड VB वेक्टर का क्या मतलब होगा? वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रिलेटिव टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सपोज अर्थ। तो देखो वापस उन्होंने VA को क्या लिख दिया? VAG वेक्टर, और इसको क्या लिख लिया? VBG वेक्टर। आया समझ में? नाउ मेरा क्या रोल है, मतलब कि मैंने तो दोनों की वेलोसिटी मेरे रिस्पेक्ट में बता दी, झील भाग रहा था और हिदायत। अब आपको वो ढूंढना है कि एक्चुअली में झील के रिस्पेक्ट में हिदायत की क्या वेलोसिटी है, या हिदायत के रिस्पेक्ट में झील की क्या वेलोसिटी है। योर रोल इज दैट मेरे डेटा से एक ऑब्जर्वर ने 2 मूविंग ऑब्जेक्ट का स्टडी किया, दोनों का वेलोसिटी मेरे रिस्पेक्ट में पता लगा लिया, मैं यानी ग्राउंड, मेरे रिस्पेक्ट में, मेरे रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में पता चल गया। अब आपका क्वेश्चन क्या है
कि इस डेटा पे से हिदायत के रेफरेंस में झील की क्या वेलोसिटी है और झील के रिस्पेक्ट में हिदायत की क्या वेलोसिटी है वो फाइंड करना है। तो हिदायत एंड झील की जगह पे यहाँ पे हमारे पास कौन है, ए एंड बी। तो व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। तो मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, दैट वीबीए इक्वल्स टू, मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू ए माइनस वेलोसिटी ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू बी। ए कहां से आया, तो ये यहां से आया, अभी हमने देखा था ना ए वाला इक्वेशन। बी ए होता है तो ए आगे और बी पीछे, और जिसका ढूंढ रहे हो वो आगे, पीपी आगे। गॉट इट। तो इसमें भी ऐसा है ना, अगर आप बी ए ढूंढ रहे हो तो ए आगे बी पीछे, दिख रहा है। वापस देखो यहाँ पे, ए तो हमें पता है ना, हम ए इक्वेशन करके यूज करके लाए थे, मतलब कि ये तो सही है ना। अब इसी फॉर्मूला को आगे ले सकते हैं। देखो वीबीए है ना, तो पहले वीए फिर वीबी, है कि नहीं, और आगे का पार्टिकल का पी कॉमन, बराबर ना। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। वीबीए है ना, तो पहले ए फिर बी, बट वहां पे कोई पॉइंट पी था, यहाँ पे तो हमारा रेफरेंस फ्रेम कॉमन है, दैट इज ग्राउंड, इसलिए मैंने पीपी की जगह पे क्या लिया, जी जी। समझ में आया। अब यहां से मैं क्या करूंगा, अच्छे से समझना कि ए माइनस वीजीबी को मैंने एज इट इज वीजीबी रख लिया, माइनस वीबीजी, आया समझ में। और इस वीजीए को, कुछ गलत है, ये तो काम का ही नहीं है, छोड़ो, नीचे है। ये माइनस वीजीबी को प्लस वीबीजी करना है, बता रहा हूं कैसे। ये माइनस वीजीबी था ना, उसको जैसे मैंने बीजी किया वो प्लस हो गया, क्या हो गया, प्लस। हाउ इट इज पॉसिबल, तो लिसन केयरफुली। अगर मैं ऐसा बोलता हूं हिदायत जो है वो पीछे है और झील आगे है, तो विथ रिस्पेक्ट टू हिदायत झील मूविंग अहेड, या आगे जा रहा है, गॉट इट, या तो फिर वो फास्ट है सपोज। तो विथ रिस्पेक्ट टू हिदायत झील इज फास्टर, बट विथ रिस्पेक्ट टू झील हिदायत इज स्लोअर। विथ रिस्पेक्ट टू हिदायत झील इज फास्टर, तो विथ रिस्पेक्ट टू झील हिदायत इज, तो दो अलग मीनिंग्स वाले वर्ड आ जाते, एक फास्टर और एक, मतलब फास्टर यानी स्पीड ज्यादा, मतलब पॉजिटिव, और स्लोअर मतलब स्पीड कम यानी नेगेटिव। तो आया समझ में। आपने यहां पे क्या लिखा था, वीजीबी, मतलब कि ग्राउंड का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। एक्चुअली में ऐसा तो हम उल्टा नहीं करने वाले, हमें क्या करना है, बी का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में करना है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये चीज क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, बट ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव था, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव। और लाइकवाइज यहाँ पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी नहीं ढूंढने वाले, ए के रिस्पेक्ट में ग्राउंड का ढूंढने वाले, इसलिए वीएजी क्या हो जाएगा, माइनस। आया समझ में। और इसीलिए बेटा वीबीए अगर आपको ढूंढना है तो आप वीबीजी माइनस क्या करोगे, वीएजी। एक ही रेफरेंस फ्रेम में रिस्पेक्ट में दोनों का वेलोसिटी फाइंड कर लोगे, सब्सट्रैक्ट कर लोगे, वो देगा बी का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, ए। झील का वेलोसिटी हिदायत के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं, लेकिन झील का जो वेलोसिटी है माइनस हिदायत का जो वेलोसिटी है, वो दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। मतलब कि झील का जो हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेजर किया था वो, उसमें से हिदायत का जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसको माइनस कर देना है। बात समझ में आया। बट आपको पता है कि ग्राउंड जनरली हम शो करते नहीं है ना, ये सब कुछ क्या लिखा है, गलत गलत लिखा है। ये जी है ना, मतलब एफ नहीं आएगा, क्या आएगा, जी आएगा, बस सही है। ये जी ए का ए जी हो गया तो आगे माइनस आ जाएगा, ये बीजी का जी बी हो गया तो आगे क्या आ जाएगा, माइनस। बट आपको पता है कि जी को हम शो नहीं करते, पता है ना। तो अल्टीमेटली वीबीए इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला मिल गया, वीबी माइनस वीए। एंड वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, अगर मुझे बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में तो मिल गया, लेकिन मुझे ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो वापस मैं वीए माइनस क्या करूंगा, बी। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, आगे काम आएगा। एक्सप्लेन द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स केसेस। हमने रिलेटिव वेलोसिटी बताया, अब हम किसको शो करने वाले, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो कंसिडर द टू पार्टिकल्स ए एंड बी अलोंग द एक्स एक्सिस विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी वीए एंड वीबी। देखो ए जो है ना वो इनिशियली कहां पे है, एक्स से 0, और बी जो है वो इनिशियली कहां पे है, एक्स बी 0। तो एक्स 0 ए या एक्स 0 बी, मतलब ए का पोजीशन, इनिशियल पोजीशन x0 बोलते हैं, ए का x0 ए, बी का x0 बी। be that displacement from the origin at the which time, 0 time, मतलब initial position, got it ना। okay, now xa and xb are the position coordinates at the which point, which time,
t इक्वल्स टू टी टाइम, t इक्वल्स टू टी टाइम के लिए यहाँ पे बताया गया है। तब देखो आपका डिस्टेंस ए का एक्स ए और बी का डिस्टेंस कितना है, एक्स बी है। आया समझ में? नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब मुझे एक्स बी माइनस क्या फाइंड करना है, एक्स ए फाइंड करना है। तो अपने पता है एक फॉर्मूला पढ़ा था, x इक्वल्स टू एक्स जीरो प्लस वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है या ना? बट यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। कांस्टेंट वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। तो सिर्फ इतने दो टर्म्स दिखेंगे। तो ए बता रहा है टी टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट, तो टी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बी का ए के रिस्पेक्ट में, एक्स बी माइनस ए। अभी आपने बताया कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वी बी माइनस क्या होता है, वी बी माइनस वी ए होता है। तो बेटा पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, एक्स बी माइनस एक्स ए। आ गया एक्स बी माइनस एक्स ए। यहाँ पे भी मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए लेकिन इनिशियल, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बी का ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक्स जीरो बी माइनस एक्स जीरो। तो लाइकवाइज मुझे यहाँ पे वी जीरो वेलोसिटी चाहिए, वो भी रिस्पेक्टिव रिलेटिव वेलोसिटी। तो वी विथ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, वी बी माइनस वी। आया समझ में? फॉर्मूला तो वही का वही यूज किया, लेकिन सारे कौन से वेलोसिटी डाल दिए, रिलेटिव, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हमने डाल दिए। गॉट इट? So x0b minus x0 is the displacement of b with respect to the particle a at the which time 0, and vb minus va is the vba, relative velocity of b with respect to particle a। आया समझ में? कभी कभी मान लो कि ये जो पोजीशन है ना वो चेंज नहीं होता है, दोनों का ये दो ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट एंड बी ऑब्जेक्ट। ए ऑब्जेक्ट ने कौन से पोजीशन से चालू किया, एक्स ए जीरो, बी ऑब्जेक्ट ने कौन से पोजीशन से चालू किया, एक्स बी जीरो, लेकिन दोनों का जो टाइम इंटरवल भले टाइम बढ़ता जाएगा। अब देखो दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज सेम टू सेम है, दोनों पैरेलल लाइन है, मतलब कि ये दोनों ऑब्जेक्ट कभी भी एक दूसरे को मिलने वाले नहीं है क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है। वी ए इक्वल्स टू वी बी। स्पीड कैसे मिलता है तो आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, एक्स वर्सेस टी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन होता है, वो स्ट्रेट लाइन का हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है ना उसका टेन थीटा स्लोप देता है या ना, है या ना? तो अगर मान लो कि ये दूसरा पैरेलल लाइन होगा तो मुझे यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल लाइन ड्रॉ करके ए एंगल बनाना पड़ेगा। तो अगर ये पैरेलल लाइन है ये दोनों, तो इसका एंगल भी थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, तो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, सेम। और आपको बताया गया कि एक्स वर्सेस टी ग्राफ में जो स्लोप होता है वो स्लोप वेलोसिटी देता है, क्या देता है, और पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है, वो अभी आप दिख भी लिया और आप याद भी रखोगे। और इसीलिए पैरेलल लाइंस अगर एक्स वर्सेस टी में है मतलब कि दोनों का वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो वी अगर वीबी है तो ऐसे केस में ए वाले फॉर्मूला में वी ए बी सेम हो गया, तो आंसर जीरो। तो सिर्फ क्या बचेगा, एक्स बी माइनस एक्स ए इक्वल टू एक्स जीरो बी माइनस एक्स जीरो है। वो बता रहा है कि इनिशियली जो दोनों के बीच का डिस्टेंस था ना उतना ही डिस्टेंस बार बार मिलेगा। जैसे कि हिदायत और मैं दोनों के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस है, कितने मीटर का डिस्टेंस है, 2 मीटर। वो भी 5 मीटर पर सेकंड से आगे भाग रहा है, मैं भी 5 मीटर पर सेकंड से पीछे भाग रहा हूं। तो बोलो हमारे बीच का डिस्टेंस डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, सेम ही रहेगा, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमारा वेलोसिटी क्या है, सेम है। आया समझ में? वो जितना भाग रहा है उतना ही मैं भाग रहा हूँ ना, वो 1 सेकंड में 5 मीटर आगे जाएगा तो मैं भी 1 सेकंड में 5 मीटर आगे जाऊंगा, तो कहां से डिस्टेंस डिक्रीज होने वाला है। बात समझ में आया? तो हमने फिगर के थ्रू यही केस को डिस्कस किया और फॉर्मूला में भी बता दिया कि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इसीलिए जो टी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट था वही रहेगा। मीन्स दैट डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल रिमेन इक्वल एंड दैट इज नथिंग बट विथ डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस, एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम। ओके, नाउ मान लो कि ऐसा ग्राफ है, मतलब कि हिदायत दौड़ रहा है और मैं दौड़ रहा हूं, है ना, हिदायत स्लो है मैं फास्ट हूं, तो किसी एक टाइम पे उसको पकड़ लूंगा, है ना, उसको क्रॉस करके मैं आगे निकल जाऊंगा और हिदायत पीछे आ जाएगा। ओके, व्हाट इट सजेस्ट, देखो अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं तो एंगल क्या हो गया, थीटा, और मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, थीटा 1 और थीटा 2। तो यहाँ पे देख सकते हो कि थीटा 2 ग्रेटर है थीटा 1 से, कहने का मतलब इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है मतलब वी ए ज्यादा है, और इसका स्लोप कम है मतलब वी बी कम है, तो वी ए ग्रेटर देन वी बी। तो देखो हिदायत ऑलरेडी आगे था, दिख रहा है, जीरो से बहुत दूर था और मैं पीछे था, जीरो से कम नजदीक था, मतलब मैं पीछे था, तो भी वो हिदायत आगे है मैं पीछे हूं, बट फिर भी मैं उसको पकड़ लूंगा क्योंकि मेरा स्पीड क्या है, ज्यादा है। आया समझ में? हाँ, so Va greater than Vb, both the particle meet at the which time, t time, अभी according to graph t time, at this instant the relative displacement will be xb minus xa is 0, will be 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों का पोजीशन सेम हो गया, दिख रहा है,
टी टाइम देखो, इस टी टाइम पे उनका पोजीशन देखोगे तो ए का भी पोजीशन ए वाला होगा और बी का भी पोजीशन वही होगा ना, तो दोनों का पोजीशन क्या हो गया, सेम, मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के बाद ये ब्रैकेट यहाँ पे डाल देना एक्स बी माइनस एक्स ए, और यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिखना, 0। Thereafter particles A overtake the particle B at this time। फिर देखो उसके बाद A आगे हो गया और B कहां चला गया, पीछे। VB ग्रेटर देन VA होता, मानो कि कौन सा ग्राफ होता, VB ग्रेटर देन VA, जो बताया नहीं गया है, तो यहां से हिदायत का ऐसे स्लोप बड़ा रहता और VA ग्राफ इसका स्लोप ऐसे रहता। समझ में आया, हिदायत आगे है मैं पीछे हूं, मतलब बी आगे है और मैं पीछे हूं, बट बी का स्पीड ज्यादा है। यू कैन सी, देखो ग्राफ का एंगल दिख रहा है, इसका स्पीड ज्यादा है तो बहुत दूर भाग जाता है, और मैं तो कहा मेरा स्पीड कम है तो मैं पीछे रह जाता हूं, हमारा डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है। देखो यू कैन सी, यहाँ पे सेपरेशन देखो, यहाँ पे सेपरेशन देखो, यहाँ पे सेपरेशन देखो, डिस्टेंस क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। बट यहाँ पे देखो पहले इंक्रीज था, धीरे धीरे क्या होते गया, कम, फिर मैंने जैसे ओवरटेक किया इंक्रीज होते गया। आया समझ में, तो ग्राफ से ही हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। गॉट इट। सो द थिंग इज व्हाट VB ग्रेटर देन VA होता है, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो XB माइनस X से होता है ना, बोथ पार्टिकल विल गोइंग टू बी इंक्रीज विद द टाइम एंड देयरफॉर दे विल नेवर मीट ऑन देयर पाथ, कभी भी वो मिलेंगे नहीं। इफ द वेलोसिटी ऑफ टू ट्रेन मूविंग म्यूचुअली ऑपोजिट, मानो कि A एंड B ट्रेन ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो A का B के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होता है वो B का A के रिस्पेक्ट में ही होता है, लेकिन वो तो हमने आगे बोल दिया था, अगर रिस्पेक्ट चेंज कर लेते हैं तो पॉजिटिव का क्या हो जाता है, नेगेटिव। लाइक ट्रेन ए इज मूविंग विद द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड ट्रेन बी इज मूविंग इन द विच डायरेक्शन, तो ऐसे केस में हम VA का वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे और VB का वेलोसिटी कैसा लेंगे, नेगेटिव। तो A का B के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगा, तो VA माइनस VB और फॉर्मूला है, लेकिन उसमें वो पॉजिटिव VA रखेंगे और VB को कैसा रखना है, नेगेटिव, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अभी क्या हो रहा था पता है, हिदायत आगे मैं पीछे, दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे, तो दोनों को पॉजिटिव लिया था। मानो कि हिदायत अहमदाबाद से बड़ौदा आ रहा है, मैं बड़ौदा से अहमदाबाद जा रहा हूं, ऐसे केस में दो अपोजिट डायरेक्शन हो गए, तो किसी एक को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो किसी एक को, तो मैंने मानो कि VA को पॉजिटिव लिया तो VB को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इस केस में रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्लस। आया समझ में। और इसीलिए अगर हम दोनों सामने सामने आ रहे हैं तो जल्दी से डिस्टेंस कम होगा डबल स्पीड से। इसीलिए जब ट्रेन की विंडो में बैठे हुए हो ना और सामने से अगर कोई ट्रेन जाती है ना तो आपको लगता है ट्रेन फास्ट जा रही है, फास्ट नहीं जा रही बेटा, वही जा रही है ना, शायद वो तुम्हारे से कम भी जा रही हो, कम स्पीड पे, बट आपको फास्ट ही दिखेगी। कैसे, मैं बताता हूँ। ए ट्रेन में आप बैठे हुए हो, बराबर भाई, इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, मेमो, बस चलना जा बढ़ा देते हैं भाई, 80 किलोमीटर पर आवर शताब्दी एक्सप्रेस, बराबर। अब सामने से जो ट्रेन आ रही है ना वो मेमो है, बस खुश हो गया ना, A20 है। आया समझ में। और ये ऐसे जा रहा है, तो भी आपको कितना फील होगा विंडो में देख के, इस ट्रेन की स्पीड कितनी लगेगी, कितनी लगेगी, 100 लगेगी, 80 + 20, दिस इज द फॉर्मूला। आपकी ट्रेन मेमू ट्रेन, तो दोनों का प्लस हो जाएगा, कितना लगेगा, 100, बल्कि वो जहां कितने पे रही थी, तो आपसे भी स्लो थी, फिर भी ओह कितनी फास्ट जा रही। दिस इज द एक्सप्रेशन। आपके बात समझ में आया, रिलेटिव की वजह से आया समझ में। बट अगर मान लो कि मुझे VB माइनस VA ड्रॉ, मतलब अगर मुझे A के रिस्पेक्ट में B करना है या B के रिस्पेक्ट में A करना है, आंसर तो वही रहेगा, सिर्फ आगे क्या आ जाएगा, माइनस। आप कर भी सकते हो, गॉट इट। एंड हेंस द रिलेटिव वेलोसिटी इज ग्रेटर देन, जो मैंने आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया, इंडिविजुअल वेलोसिटी 80 और 20 था। 80 वाले ट्रेन में विंडो में जो बैठा होगा उसको भी लगेगा कि मेमू फास्ट जा रही है, और मेमू वाले को भी ट्रेन में से बैठ के ऐसा लगेगा कि शताब्दी फास्ट जा रही है, बराबर। नाम से तो ऐसा ही लग रहा है कि शताब्दी फास्ट होनी चाहिए, लेकिन जो है उससे भी फास्ट जाएगी, उसको 100 स्पीड फील होगी, दोनों को 100 स्पीड फील होगी। हाँ, डायरेक्शन दोनों के लिए ऑपोजिट होगा, इसलिए देखो फील तो दोनों को VA + VB हो रहा है, A को B के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव फील हो रहा है, तो B को A के रिस्पेक्ट में ए पॉजिटिव नेगेटिव तो सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, इसको शो कर रहा है, बट मैग्नीट्यूड उसको ज्यादा फील होगा। बात समझ में आया। तो आप जब भी ट्रेन में बैठो ना तो ऐसा मत समझ लेना कि आपसे वो ट्रेन ज्यादा फास्ट है, शायद आपसे कम स्पीड पे भी जा रहा हो, ज्यादा भी स्पीड पे जा रहा हो, लेकिन आपको फील ऐसा होगा रिलेटिव स्पीड। आया समझ में। ओके, इस तरह से इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट खत्म। कल हम न्यूमेरिकल से आगे बढ़ेंगे।